Okay, so good morning everyone. Today we'll be starting the topic of modals. M-O-D-A-L-S. So what are modals? आपने कभी इनके बारे में सुना होगा? modals क्या होते हैं? Yes? No idea? Okay, modals वो helping verbs होते हैं जिनको हम main verb के लिए नहीं use कर सकते. ठीक है? They are basically helping verbs that are used to support, to extend support to a main verb. ठीक है? Main verb को support करने के लिए हम use करते हैं. ठीक? अब जैसे हम बाकी helping verbs होते हैं, is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, इन सबको main verb के तौर पे use कर सकते हैं, but modals को हम main verb के लिए नहीं use कर सकते. इनका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स का होता है. So we have will, shall, would, should, may, might, can, could, used to, ought to as our modals. Good morning. So those of you who've come late today, for you I'll repeat the introduction part. हमने modals का topic start किया है. modals हमारे helping verbs होते हैं जो कि main verb के साथ हम use करते हैं ताकि उनको support कर सके. helping verbs का मतलब ही क्या होता है? जो help करे, support करे. तो main verb को ये support करते हैं, इनको हम बोलते हैं modals. हमारे पास और भी helping verbs होते हैं जैसे is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did. ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. बट ये इनमें और मॉडल्स में क्या डिफरेंस होता है कि जो बाकी के हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे, उनको हम मेन वर्ब के लिए भी यूज कर सकते हैं. जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखती हूँ, ही इज माई फ्रेंड, हियर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ही, माई फ्रेंड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब. इज हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे मेन वर्ब का भी काम कर रहा है. हमारे पास कोई और वर्ब है यहाँ पे? नहीं ना. ही इज सिंगिंग, ही इज डांसिंग, ऐसा तो कुछ नहीं है. सिर्फ और सिर्फ इज है, दैट इज वही मेन वर्ब का काम कर रहा है. ठीक. लेकिन अगर मैं लिखती हूँ ही विल माई फ्रेंड, तो क्या इस सेंटेंस की सेंस बन रही है? ही विल माई फ्रेंड? नो. वाई? बिकॉज यहाँ पे इसको कोई मेन वर्ब चाहिए. ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब को सपोर्ट करेगा, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है. तो अगर हम लिखें ही विल बी माई फ्रेंड या ही विल हेल्प माई फ्रेंड या ही विल टॉक टू माई फ्रेंड, तो वो कंप्लीट होगा सेंटेंस. सो दिस वर्ड विच इज अ मॉडल cannot be used as a main verb. So this is the basic difference between modals and other helping verbs. ठीक? Is it clear to everyone? Modals और बाकी helping verbs में क्या difference है, ये सभी को clear हो गया है? Okay. So write down one statement. Modals are helping verbs. Modals are helping verbs that cannot be used as main verbs. They are helping verbs that cannot be used as main verbs. ठीक. दूसरा डिफरेंस इनमें और बाकी हेल्पिंग वर्ब्स में ये होता है कि जो बाकी हेल्पिंग वर्ब्स है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं.
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता है। लेकिन ये मॉडल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ सब्जेक्ट सेम रहते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूं ही विल कम, इतना पार्ट सभी ने नोट डाउन कर लिया? ओके ओके। डन, ओके। So suppose we have this sentence, he will come. Here our subject is he. He हमारा subject है, उसके साथ हमने will come यूज किया। Suppose he की जगह हम लिखते हैं they, तो they के साथ will चल सकता है, they will come। तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट था चाहे प्लूरल सब्जेक्ट था, हमने सेम मॉडल यूज किया। लेकिन अगर हम लिखें he is coming और ही की जगह यहाँ पे दे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? आर, दे आर कमिंग। डिफरेंस है, ठीक। तो ये बेसिक डिफरेंस एक और होता है मॉडल्स और बाकी हेल्पिंग वर्ब्स में, कि अगर हम मॉडल्स की बात करें वो सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से नहीं चेंज होते हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है, वी कैन यूज द सेम मॉडल। बट इफ वी टॉक अबाउट अदर हेल्पिंग वर्ब्स, उस सिचुएशन में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। इज इट क्लियर? सो यू कैन राइट डाउन वन स्टेटमेंट, modals do not change according to the number of subject. Modals do not change according to the number of subject. Subject singular है तो भी वही मॉडल, और अगर प्लूरल है तो भी वही मॉडल। Yes, please maintain silence. इतना पार्ट सभी को क्लियर? किसी को कोई डाउट? सो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट। आपको बताएं मॉडल्स कौन कौन से हैं और इनमें और बाकी हेल्पिंग वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है। वी हैव डिस्कस्ड दिस मच, ठीक, ओके। नाउ वी विल प्रोसीड विद वन मॉडल एट अ टाइम। हम एक एक मॉडल डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है, जितने भी मॉडल्स होते हैं उनकी सिचुएशंस ओवरलैपिंग होती हैं। व्हेन वी से सिचुएशंस, मतलब जिस सिचुएशन में एक मॉडल यूज हो सकता है, जैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मे भी यूज हो सकता है, कैन भी यूज हो सकता है, विल भी यूज हो सकता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी, तो क्योंकि ओवरलैपिंग सिचुएशंस होती तो हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। जो इस टॉपिक में आपको नोट लिखवाया जाएगा दैट इज इम्पोर्टेंट, मतलब उससे रिलेटेड आपको एरर आने के चांसेस होते हैं एग्जाम, ठीक है, जो नोट लिखेंगे हम, ठीक। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस विल। विल हम कौन सी सिचुएशंस में यूज करते हैं, वी विल डिस्कस दैट। सो वी ऑलरेडी नो कि विल कहाँ पे यूज किया जाता है, फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी में आता है विल। तो विल और शैल हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। ये हमारा पहला जो है सिचुएशन। सो दीज आर द सिचुएशंस दैट वी आर गोइंग टू राइट डाउन, कि कौन कौन सी सिचुएशन में यूज करते हैं। फर्स्ट लिखो, टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस। टू एक्सप्रेस simple future tense. When we talk about simple future tense,
जब हम कहते हैं ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, तो वो एक फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी तो उसमें होती है ना. अनलेस एंड अनटिल कोई चीज हो जाए तब तक वो सर्टेन नहीं होती. ठीक, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं इन द सेंस ऑफ प्रिडिक्शन, कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं ऐसा होगा, तो चाहे फ्यूचर टेंस लिखो चाहे इन द सेंस ऑफ प्रिडिक्शन लिखो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग. ओके, सो राइट डाउन फ्यू एग्जांपल्स फॉर दिस. It will rain tomorrow. It will rain tomorrow. Now this is in the sense of prediction as well. Weather forecast जैसे होता है तो वो कई बार सही होता है, कई बार गलत होता है, तो that is a form of prediction only. ठीक, अब यहाँ पे will की जगह हम can भी लिख सकते थे. It can rain tomorrow. It might rain tomorrow. तो बहुत सारे मॉडल्स आ सकते हैं एक सिचुएशन में, इसीलिए अलग अलग से डिस्कस करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस. He will go to school. He will go to school next week. He will go to school next week. So this is a general situation. Clear है ये सभी को, इसमें कुछ खास difficult नहीं है. Second लिखो, second situation. To express willingness, intention or wish. To express willingness, intention or wish. What is willingness? When we are ready to do something, willing है करने के लिए, मतलब we are ready to do it. Intention हमारी मर्जी, wish again मर्जी, तो almost same चीजें हैं. तो अगर हमने ये इन चीजों को express करना हो तो will use कर सकते हैं. ठीक है, example. I will lend you some money. अब इधर I will की जगह I shall भी आ सकता था, I can भी आ सकता था, I may भी आ सकता था. See, जो ये मॉडल्स हैं, क्योंकि सेंटेंसेस बहुत वेग होते हैं, मतलब क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा पर्टिकुलर मॉडल आना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंसेस एरर के फॉर्म में नहीं आते. जहां पे हमें पर्टिकुलरली पता है कि स्पेसिफिकली यही मॉडल आना है, वो सिचुएशंस आपको एग्जाम में पूछी जाती है. जैसे हमने डिस्कस किया था कंजंक्शंस के टॉपिक में कि लेस्ट कंजंक्शन के साथ कौन सा मॉडल यूज करते हैं हमेशा. यस, कौन बताएगा लेस्ट के साथ कौन सा मॉडल यूज करते हैं? नोबडी रिमेंबर्स? शुड यूज करते हैं. लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा और उसके साथ नॉट नहीं आता है. ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिससे रिलेटेड सेंटेंस आता है एग्जाम में. ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे आपको. क्लियर? तो जो ये सिचुएशंस है जहाँ पे ओवरलैपिंग कंडीशंस है, कोई और मॉडल भी आ सकता है, वो कम पूछी जाती है क्योंकि दो सेंटेंसेस आर वेग, आपका फिक्स्ड आंसर उसमें नहीं है, इसीलिए उसके आने की पॉसिबिलिटी कम होती है, ना के बराबर ही होती है. ओके, सो वी वर राइटिंग आई विल लेंड यू सम मनी. यहाँ पे दिस इज माय इंटेंशन और दिस इज माय विलिंगनेस कि आई एम विलिंग टू लेंड यू सम मनी. ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल. The captain said that that मत लिखो, इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ लिखो, बिकॉज अगर हम that लिखते हैं तो फिर हमें रिपोर्टेड स्पीच करनी पड़ेगी. The captain said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन, कैप्टन कप्तान, the captain said, कोई भी नेम लिख के, Raghav will lead the team. Now why we didn't write that? Because that हम कहाँ यूज करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में. जब हमने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया तो that यूज किया जाता है said और told वाले सेंटेंसेस में, मतलब वो इनडायरेक्ट फॉर्म है. ठीक है, अगर इनडायरेक्ट फॉर्म है तो विल नहीं, फिर वुड आता है. जो विल होता है जब पास्ट में चेंज होता है तो किस में बदल जाता है? वुड में चेंज होता है. अगर हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? द कैप्टन सेड दैट राघव वुड लीड द टीम. यस, हाँ, कॉमा हटा के, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के दैट आएगा. वही मैं बता रही हूँ, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स हट जाएंगे, कॉमा हट जाएगा, दैट आ जाएगा,
और विल की जगह वुड आ जाएगा बिकॉज वी आर चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। ठीक, उस सिचुएशन में तभी मैंने आपको बोला दैट ना लगाओ, क्योंकि उस सिचुएशन में फिर वुड आना था। नाउ सिंस दिस इज डायरेक्ट स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्पीच, इसलिए हम यहाँ पे विल यूज कर रहे हैं। क्लियर है ये सभी को, टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो दिस शोज द इंटेंशन ऑफ द कैप्टन कि he wants that Raghav should lead the team। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल। I will go home, I will go home tomorrow, I will go home tomorrow। So this is my wish that I want to go home tomorrow। ठीक है, अब यहाँ पे shall भी लिख सकते थे। ज्यादा कॉमनली हम क्या यूज करते हैं? I और we के साथ shall यूज करते हैं ना। अभी तक हमें यही लगता था I और we के साथ सिर्फ और सिर्फ shall ही आ सकता है, बट नाउ यू गेट टू नो कि shall और भी प्रोनाउंस के साथ आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक, यहाँ तक सभी को क्लियर है? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? ओके, नाउ द थर्ड सिचुएशन। थर्ड लिखो, टू एक्सप्रेस, to express request, invitation, order to express request, invitation or order in yes or no question form, in yes or no question form with you as subject, with you as subject। So we've written कि अगर आपने कोई रिक्वेस्ट, ऑर्डर या इनविटेशन शो करना है जो कि yes और no क्वेश्चन फॉर्म में है, ठीक है, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव होगा। और कैसा इंटेरोगेटिव? जिसका आंसर yes या no होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, इज इट, विल यू गो, विल यू कम, तो इनका आंसर क्या होगा? yes या no फॉर्म में होगा ना। अगर हम बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, इसका आंसर yes या no फॉर्म में नहीं ना, वो बोलेगा आई एम स्लीपिंग, स्लीपिंग तो नहीं बोल सकता ना, आई एम स्टडिंग, आई एम डूइंग माई वर्क, तो वहां पे दैट इज नॉट अ yes और no क्वेश्चन। ठीक है, yes और no क्वेश्चन मतलब जिसका आंसर या yes होगा या no होगा। ठीक, yes और no क्वेश्चन फॉर्म, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या इनविटेशन में से कोई चीज है और you सब्जेक्ट है। ये तीनों कंडीशंस जब फुलफिल होंगी तो कौन सा मॉडल आएगा? विल आएगा, और कोई मॉडल नहीं आ सकता उस सिचुएशन में, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? फिर विल आएगा। ठीक, सो दिस सिचुएशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे वी विल स्पेसिफिकली यूज विल ओनली। ठीक, एग्जाम्पल लिखो इसका। Will you do me a favor? Will you do me a favor? Now this is what? A kind of request. अगर हम प्लीज लगा देते तो वो रिक्वेस्ट पूरी एक्यूरेटली साउंड करनी थी। विल यू डू मी अ फेवर में यू सब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट है, येस और नो क्वेश्चन फॉर्म है, या तो बोलेगा येस या बोलेगा नो। ठीक है, हम यही पूछ रहे हैं ना, क्या आप मेरा छोटा सा काम करोगे, तो सामने वाला या तो बोलेगा येस या नो, या अगर वो कर देता है दैट इज अ फॉर्म ऑफ येस, एंड इफ ही डजंट डू इट दैट इज अ फॉर्म ऑफ नो ओनली। सो दिस इज अ येस एंड नो क्वेश्चन फॉर्म। रिक्वेस्ट है, यू सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने फिर क्या यूज किया? विल। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट सेंटेंस। विल यू शट अप? Will you shut up? Now this is an order. Request तो नहीं ना लग रही, order हम दे रहे हैं, will you shut up? तो जैसे simply shut up की बजाय हम ये structure use कर रहे हैं। You subject है, order है, और yes or no question form है। बहुत ही कोई बेशरम हुआ तो बोलेगा no। अदरवाइज अगर किसी में थोड़ी सी शर्म होगी वो चुप हो जाएगा, मतलब उसने एक्सप्लिसिटली यस तो नहीं बोला
बट हिज बॉडी लैंग्वेज एंड हिज रेटिसेंस शो, मतलब उसका चुप होना शो कर रहा है कि वो बात मान गया है, ठीक है, उसका आंसर यस है। तो यस और नो क्वेश्चन फॉर्म है, यू सब्जेक्ट है, और क्या है ये, एक ऑर्डर है, इसीलिए इसको हम किसके साथ लिखेंगे, कौन से मॉडल के साथ लिखेंगे, विल के साथ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट लिखो, विल यू लाइक टू हैव a cup of tea? Yes, now this is an invitation, you subject है, yes or no question form है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे will use किया। Now this is one particular situation जहाँ पे will की जगह ज्यादा commonly would use किया जाता है। हमें ऐसे पूछते would you like to have coffee, would you like to have tea, तो हम ज्यादा would use करते हैं than will। So this is an exception जहाँ पे will की जगह ज्यादा commonly क्या use किया जाता है, would use किया जाता है। तभी हम हमेशा कहते हैं कि अ लैंग्वेज कैन नॉट बी बाउंड इन रूल्स, आप उसको फिक्स नहीं कर सकते हो रूल्स में, बिकॉज लैंग्वेज इज समथिंग विच इज वेरी फ्लेक्सिबल, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, तो क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल है इसीलिए इसको रूल्स में बांधना पॉसिबल नहीं है, तभी हम बोलते हैं ना एक्सेप्शन, यू कैन नॉट फॉलो द रूल्स ब्लाइंडली, आपको ध्यान देना है, ठीक, तो इसीलिए ध्यान देना है क्योंकि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, ठीक। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख लो, वुड इज मोर कॉमनली यूज्ड इन दिस सिचुएशन, इस सेंटेंस के नीचे ब्रैकेट्स में लिखो, वुड इज मोर कॉमनली यूज्ड इन दिस सिचुएशन। ये वाले सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, लास्ट सेंटेंस, ठीक। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? हाँ, एडवाइस वो हम आगे लिखेंगे केसेस, ठीक। नेक्स्ट लिखो, फोर्थ सिचुएशन जहां पे हम विल यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस फैक्ट्स, टू एक्सप्रेस जनरल फैक्ट्स। हाँ जी, अब फैक्ट्स अगर हमने एक्सप्रेस करने हो तो कॉमनली कौन सा टेंस यूज करते हैं, कौन बताएगा? सिंपल प्रेजेंट, यस। जब हम फैक्ट्स बताते हैं, किसी की हैबिट बताते हैं, या कोई ऐसी चीज जो डेली होती है, जनरली होती है, तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आपको जब टेंसेस, जिन्होंने क्लासेस अटेंड की है टेंसेस की, तब मैंने स्पेशली ये बताया था कि फैक्ट्स, डेली रूटीन या हैबिट बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। अब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की जगह मैंने कोई मॉडल यूज करना है तो हम कौन सा यूज कर सकते हैं? विल। मतलब जहां पे आपने फैक्ट कोट करना है, वहां पे अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं यूज करना चाहते तो आप कौन सा मॉडल यूज कर सकते हो? विल यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, अब हम सिंपल प्रेजेंट में ऐसे बोलते हैं ना, सन राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज अ फैक्ट। तो अगर हम इसको सिंपल प्रेजेंट में नहीं लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द सन will rise in the east। अब यहाँ ये तो नहीं लिख सकते can rise in the east, rise कर सकता है, नहीं तो वेस्ट में करेगा, नहीं ना, this is not possible। तो this is a fact, will rise in the east। should rise भी नहीं लिख सकते, करना चाहिए, सन को ईस्ट में राइज करना चाहिए, पर वो नहीं करेगा, ये भी नहीं हो सकता। ना ही हम कोई और मस्ट भी नहीं लिख सकते, करना ही चाहिए, सन को ईस्ट में ही राइज करना चाहिए, नहीं ना, दैट चेंजेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे जो सबसे सूटेबल मॉडल है वो कौन सा है? विल। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट, ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर। Now this is also a fact। अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, if we add a few drops of oil into a bowl of water, then oil will float on water। Now see, जो मैंने सेंटेंस बोला वो एक कैसा सेंटेंस था? टू क्लॉजेस वाला सेंटेंस था। पूरा सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था, if we add a few drops of oil into a bowl of water,
कॉमा ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर। ठीक, दो क्लॉजेस है यहाँ पे। अब आपका कंडीशनल सेंटेंसेस वाला पार्ट भी आ गया है। कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या था, एक होता है इफ क्लॉज और दूसरा होता है मेन क्लॉज। इफ क्लॉज कौन सा होता है, जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। मेन क्लॉज का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और जो इफ क्लॉज होता है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, उसको इफ क्लॉज को डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। टू क्लॉजेस है यहाँ पे, वन इज दिस कॉमा से पहले वाला, और दूसरा पार्ट है ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर। नाउ सी द स्ट्रक्चर। इस पार्ट में हमने कौन सा टेंस यूज किया है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड हियर। जिन्होंने कंडीशनल सेंटेंसेस और टेंसेस कर लिए हैं, व्हाट इज द टेंस यूज्ड इन द इफ क्लॉज, सिंपल प्रेजेंट। इफ वी ऐड, हम ये नहीं लिखेंगे इफ वी विल ऐड। Those of you who've already done the topic of tenses, उसमें हमने स्पेसिफिकली एक रूल लिखा था, जहां हमने लिखा था कि एक ही सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंसेस इकट्ठे नहीं आ सकते। रीजन बीइंग, कंडीशनल सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलाउ ही नहीं करता कि दो फ्यूचर टेंसेस इकट्ठे एक सेंटेंस में आए, ठीक है। हमने कंडीशनल सेंटेंसेस में भी ये पार्ट किया था। अगर हम देखें तो तीन मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, if clause in simple present, if clause in simple past, if clause in past perfect tense। जिन्होंने अभी तक नहीं याद किए स्ट्रक्चर्स, दिस इज वेक अप कॉल फॉर यू कि जल्दी से इनको स्ट्रक्चर्स को याद कर लो, बिकॉज आपके सारे टॉपिक्स एज आई कीप टेलिंग यू आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज है, इसमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हर एक सेंटेंस में आएंगे, ठीक। अकेला एक नाउन का सेंटेंस तो नहीं हो सकता ना, एक सेंटेंस में कितना कुछ होता है। वी हैव सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब आ गया टेंसेस आ गए, सब्जेक्ट आया नाउन प्रोनाउन आ गया, ऑब्जेक्ट आया तो उसमें भी नाउन प्रोनाउन या कुछ और आ सकते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हो सकते हैं, एडवर्ब्स हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं इन द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। तो बहुत कुछ होता है एक सेंटेंस में, इसलिए सब कुछ इंटर रिलेटेड। आप ये नहीं कह सकते अगर मेरे को पिछला मैं भूल जाऊं तो अगला समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा इफ क्लॉज, जिनको नहीं पता, इफ क्लॉज वो है जिसमें कोई कंजंक्शन होती है। जैसे इसमें कंजंक्शन क्या है, इफ, ये हमारा इफ क्लॉज है यहाँ पे, ठीक। ये है सिंपल प्रेजेंट में। अब मैंने मेन क्लॉज, मेन क्लॉज मेरा कौन सा है, ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर, उसको मैंने कौन से टेंस में लिखा, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर भी है ना कंडीशनल सेंटेंस का, अगर इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होता है तो मेन क्लॉज किस में आता है, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। सिंपल फ्यूचर मतलब विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने उसमें ये भी डिस्कस किया था कि विल या शैल की जगह कोई और मॉडल भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, इफ वी ऑब्जर्व, यहाँ पे हम फैक्ट की बात कर रहे हैं कि अगर हम पानी में कुछ बूंदे ऑयल की डालते हैं, तेल की डालते हैं, तो तेल क्या करेगा, तैरेगा, तेल तैरता है। अब हिंदी में हम ऐसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में हम ऐसे लिखेंगे, ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर। Is this particular situation clear to everyone? किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। Clear to all of you? Okay. Next लिखो, next situation. अब जहां पे फैक्ट्स है वहां पे तकरीबन 99% ऑफ द टाइम्स हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखो, टू एक्सप्रेस सम कैरेक्टरिस्टिक हैबिट, टू एक्सप्रेस सम कैरेक्टरिस्टिक हैबिट, किसी की कोई पर्टिकुलर हैबिट है उसके लिए भी हम विल यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, if you ask him, comma, he will tell you everything. If you ask him, comma, he will tell you everything. Next,
One more example. She will sit there. She will sit there for hours doing nothing. She will sit there for hours doing nothing. तो मतलब वो वहां पे घंटों बैठी रहेगी पर कुछ काम नहीं करेगी. दिस इज हर हैबिट. ठीक. पहले वाले सेंटेंस में भी हमने लिखा कि अगर आप उससे पूछोगे तो वो आपको सब कुछ बता देगा. दिस इज हिज हैबिट, कि वो कोई भी बात अपने पेट में नहीं रख सकता. ठीक है. अब यहाँ पे जहाँ पे हम किसी की कोई कैरेक्टरिस्टिक हैबिट या ट्रेट की बात करते हैं वहां पे हम कैन भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. इज इट क्लियर? तो हम वो आगे डिस्कस करेंगे कि कैन कैसे आ सकता है. फिलहाल दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन, जितना पार्ट हमने अभी तक कवर किया है. टू ऑल ऑफ यू. ओके. नेक्स्ट लिखो, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन. टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन क्या होता है? जब आपने संकल्प ले लिया है, आपने अपने आप से ही जैसे प्रॉमिस कर लिया है दैट आई वांट टू डू समथिंग, आई हैव टू डू इट, तो सिचुएशन में हम विल यूज करते हैं. अब डिटर्मिनेशन शो करने के लिए कई बार हम मस्ट भी यूज करते हैं. जैसे हम बहुत स्ट्रांगली डिटर्मिन्ड है कुछ करने के लिए, वहां पे हम मस्ट यूज करते हैं. जैसे हम बोले आई मस्ट स्टैंड फर्स्ट दिस टाइम, कि मुझे इस बार फर्स्ट आना ही आना है. दैट शो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. विल जो है वो भी डिटर्मिनेशन शो करता है, बट अगर हम मस्ट के साथ लिखते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शो करता है. ठीक. एग्जाम्पल, we will either या either do or die. We will either do or die. So this shows our determination. या करेंगे या मर जाएंगे, but we'll do it at any cost. Next, we will fight injustice. We will fight injustice. अब इन दोनों situations में will की जगह shall भी आ सकता था. We shall fight injustice. We shall do or die. तो ये situation overlapping है. क्लियर है? ये थे हमारे विल के सिचुएशंस, कहाँ कहाँ विल यूज करते हैं. दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यस, एनी प्रॉब्लम? ओके. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू शैल. हम शैल कहाँ पे यूज करते हैं? तो पहली सिचुएशन विल और शैल की सेम है. विल की हमने क्या लिखी थी? फर्स्ट सिचुएशन टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस. Similarly, shall is also used to express simple future tense with I or we as subject. ठीक है. जो shall है हमने बचपन से यही किया है ना कि I और we के साथ shall use करना है. तो पहला लिखो आप, पहली situation to express simple future tense. To express simple future tense with I or we as subject. With I or we as subject. Examples लिखो. I shall go to school tomorrow. I shall go to school tomorrow. Next, we shall go to the market. We shall go to the market in the evening. We shall go to the market in the evening. So this is quite simple. Next, लिखो second situation. To express suggestion in yes or no question form. To express suggestion in yes or no question form with we as subject. तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन इसी मॉडल की है. मतलब सजेशन है, yes or no क्वेश्चन फॉर्म है
और वी सब्जेक्ट है तो हम क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल, shall we play cards, shall we play cards, अभी हमने क्वेश्चन टैग्स का टॉपिक क्लास में नहीं किया है, बट उससे आपको कुछ मैं लिंक करूंगी ये टॉपिक को। जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं वो बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो हम स्टेटमेंट के लास्ट में लिखते हैं इन ऑर्डर टू कंफर्म आवर ओन स्टेटमेंट। जैसे हम बोले ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये मेरी स्टेटमेंट है, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इसके बाद एक छोटा सा मैं क्वेश्चन बोलूंगी, इजंट ही, मतलब मैं आपसे भी एक सहमति मांग रही हूँ, जैसे इजंट ही दैट यू ऑल्सो अग्री विद मी, इजंट ही, क्या नहीं है? तो दिस इज व्हाट अ क्वेश्चन टैग। जब हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं इन ऑर्डर टू कंफर्म दैट स्टेटमेंट, हम एक छोटा सा क्वेश्चन बाद में पूछते हैं, उसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम कोई सुझाव देते हैं, मतलब सभी के बिहाफ पे, मतलब हम पूरा एक ग्रुप है, सभी के बिहाफ पे एक जना बोल रहा है चलो लेट अस प्ले कार्ड्स, ठीक है, चलो कार्ड्स खेलते हैं, लेट अस प्ले कार्ड्स। अब जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो क्या बनेगा, शैल वी क्वेश्चन मार्क। तो जो शैल वी है वो सुझाव के लिए होता है, सभी के लिए एक इंसान सुझाव दे रहा है और वो खुद को हम कह के रेफर कर रहा है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव है वो पूरे ग्रुप का, तो वो हमको रेफर कर रहा है। तो वहां पे फिर हम क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं, शैल वी प्ले कार्ड्स, शैल वी गो फॉर अ पिकनिक। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। अगर हम नॉर्मल सेंटेंस बनाए तो वो ऐसा होता है, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, कॉमा शैल वी क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर? तो मतलब जहां पे आप कोई प्रस्ताव रखते हो सभी के बिहाफ पे लेट अस के साथ, वहां पे क्वेश्चन टैग में हम शैल वी लगाते हैं। अगर आपने क्वेश्चन बनाना है तो आप शैल से स्टार्ट करके वी सब्जेक्ट लगाओगे, अगर आप सभी के बिहाफ पे कह रहे हैं। ठीक, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, शैल वी गो फॉर शॉपिंग, शैल वी गो फॉर शॉपिंग टुमारो या नेक्स्ट वीक, कुछ भी ऐड कर लो। तो ये येस और नो क्वेश्चन फॉर्म है ना, एक तो सजेशन है, येस और नो क्वेश्चन फॉर्म है, या तो सब बोलेंगे येस या सब बोलेंगे नो, नहीं खेलने का आज, नहीं जाना शॉपिंग। और वी सब्जेक्ट है क्योंकि सभी के लिए एक इंसान रिप्रेजेंट करते हुए बोल रहा है, क्लियर, सभी के बिहाफ पे बोल रहा है, इसीलिए वी सब्जेक्ट है। हाँ जी, क्लियर है? तो ये सिचुएशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इसी के लिए पर्टिकुलरली हम यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखो, थर्ड सिचुएशन, टू एक्सप्रेस command COMMAND, promise PROMISE, promise, threat क्या होता है, धमकी। to express command, promise, threat, etc with second or third person pronoun, with second or third person pronoun। तो मतलब अभी तक हम यही पढ़ते आए थे बचपन से कि शैल आई और वी के साथ यूज होता है, बट अगर कमांड है, प्रॉमिस है, थ्रेट है, तो आप सेकंड या थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ भी शैल यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, you shall leave the room, you shall leave the room at once। नाउ गेट आउट का थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे है ये बोलने का, you shall leave the room at once means you order to leave the room at once, तो this is an order, ठीक है, और ऑर्डर है, हम शैल इसलिए यूज करें क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमने यूज किया यू, ठीक है।
you will leave the room at once, you must leave the room at once. यहाँ पे you shall leave the room at once suggests an order. Is it clear? हाँ जी, clear है ये सभी को? Any doubt? will भी आ सकता है, you will leave the room at once, but will इतना clarity नहीं दे रहा जितना कि shall दे रहा है. That will be a question. Will you leave the room at once? ठीक है, वो एक question हो जाएगा. और उसमें हम कह सकते हैं कि हम एक, उसमें फिर ये ज्यादा सजेस्ट हो रहा है कि हम उसकी मर्जी मांग रहे हैं. Will you leave the room at once? Now this sounds more like asking him कि क्या आप जाओगे. यहाँ पे ये ऑर्डर है कि you shall. I am saying that you have to leave the room at once. ये उस फॉर्म में सजेस्ट कर रहा है. ठीक है, जहाँ पे हम will you करते हैं वो it sounds more like कि हम उसको पूछ रहे हैं कि क्या आप जाओगे. So that can sound like a request. ठीक, but this sounds more of an order. ये वाला, ये स्टेटमेंट है. अगर will आगे आ जाएगा, हाँ वो इंटेरोगेटिव होगा. हमने इंटेरोगेटिव में क्या लिखा है कि उसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट, इनविटेशन या ऑर्डर होगा, जहाँ पे will स्टार्टिंग में होगा और you सब्जेक्ट होगा. फिर वो इंटेरोगेटिव yes और no क्वेश्चन फॉर्म ही होगा. ठीक है, हाँ तो वो भी एक कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन ओवरलैपिंग सिचुएशन कि जहाँ पे कोई और मॉडल भी आ सकता है, बट विल से ज्यादा सूटेबल यहाँ पे क्या है, shall. ठीक, वी आर टॉकिंग अबाउट सूटेबिलिटी एंड नॉट अबाउट करेक्टनेस. तो सूटेबल ज्यादा यहाँ पे क्या है, shall. ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल. You shall be rewarded for your honesty. You shall be rewarded for your honesty. Now this is what? A promise to you that you shall be rewarded for your honesty. ठीक है, हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर आप ऑनेस्ट रहते हो तो आपको रिवॉर्ड जरूर दिया जाए. ठीक, क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. You shall be here for the meeting. Now this shows compulsion कि आपके लिए compulsory है to be here for the meeting. तो इसको should के साथ भी लिख सकते हैं. You should be here for the meeting. You must be here for the meeting. तो उनके साथ भी लिखा जा सकता है. ठीक है? So this shows compulsion, that something is mandatory for you or compulsory for you. Is this clear to everyone? Okay. एक इसके लिए threat का एक sentence लिख लो. Trespassers shall be prosecuted. तो जहां पे भी आपने ये साइन पढ़ा होगा, वार्निंग पढ़ी होगी, हमेशा shall के साथ लिखा होता है. Trespassers shall be prosecuted. हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू मॉडल वुड. तो वुड हम कहाँ पे यूज करते हैं? जब हम रिपोर्टेड स्पीच करते हैं तो विल किस में चेंज हो जाता है, वुड. ठीक है, तो इट इज यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ विल. जब हम किसी को कुछ पूछते हैं, ऑफर करते हैं, तो हम पूछते हैं ना, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, वहां पे वुड यूज किया जाता है. अगर हमने कुछ सजेशन देना है तो वहां पे भी वुड यूज किया जाता है. कोई हम प्रेफरेंस अपनी शो कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा, आई वुड डाई रादर देन डू दिस, तो वहां प्रेफरेंस शो करने के लिए भी हम वुड यूज कर सकते हैं. ठीक,
तो फर्स्ट लिखो टू एक्सप्रेस टू एक्सप्रेस की जगह स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करते हैं, इसको लिखते हैं when will changes to would, when नहीं, will changes to would when we change the sentence into indirect form. Will changes to would when we change the sentence into indirect speech form या speech. Example, she told me that he would go. She told me that he would go. Now, ये डायरेक्ट स्पीच में कैसा सेंटेंस था? डायरेक्ट फॉर्म में she said to me, comma, inverted commas open, he will go, full stop, inverted commas close. ठीक, जब हमने इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज किया, दिस इज इनडायरेक्ट एंड दिस इज डायरेक्ट, तो ये आपके लिए सिर्फ ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे रिपोर्टेड स्पीच करने के बाद विल वुड में चेंज हो गया. तो शी सेड टू मी, सेड टू टोल्ड में चेंज हुआ, टोल्ड के साथ टू नहीं लगाते अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. फिर हमने इन्वर्टेड कॉमास हटाए, दैट लगाया, ही प्रोनाउन सेम रहेगा, विल किस में चेंज हो गया? वुड में. तो दैट एक आपका हिंट होता है कि दिस सेंटेंस इज इन इनडायरेक्ट फॉर्म. एक तो हो गया टोल्ड या सेड वर्ड, जिससे पता चलता है कि स्पीच से रिलेटेड है. सेड, टोल्ड, एक्सक्लेम्ड या क्वेश्चनड या इंक्वायर्ड, ऐसा कुछ वर्ड है तो वो स्पीच से रिलेटेड सेंटेंस होता है. दूसरा वर्ड होता है दैट, और फिर आपको पता है कि अगर हम इनडायरेक्ट फॉर्म में लिख रहे तो विल नहीं आएगा, क्या आएगा? वुड आएगा. जो शैल होता है ना मॉडल, वो भी 99% ऑफ द टाइम्स वुड में चेंज होता है, शुड में नहीं. क्योंकि शुड का मतलब क्या होता है? करना चाहिए. यू शुड डू दिस मतलब आपको करना चाहिए. लेकिन वुड का मतलब क्या है? वो करेगा या वो करेंगे, उस सेंस में हम बोल रहे हैं. तो अगर हम शैल को शुड में चेंज करते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा. सपोज इफ आई राइट कि ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, I shall go tomorrow, full stop, inverted commas close. Now when I change this into indirect form, तो ये कैसे बनेगा? He told me, said to told हो गया, told me that. अब I सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है. ये हम चेंजेस डिस्कस करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के टॉपिक में भी. अभी एक आपको जनरल आइडिया देने के लिए, ही टोल्ड मी दैट ही, अब शैल को शुड नहीं लिखेंगे, ही शुड गो टुमारो नहीं, ही वुड गो टुमारो, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं? मैं कल जाऊंगा. और अगर मैं लिखती हूँ ही शुड गो टुमारो तो उसका मतलब क्या है? कि उसको कल जाना चाहिए. मीनिंग चेंज हो गया ना. तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? दैट ही would go the next day, tomorrow नहीं, the next day. हाँ जी, हाँ जी. यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है, हमने पहले क्या लिखा है कि जब विल हम यूज करते हैं डायरेक्ट फॉर्म में, डायरेक्ट स्पीच में, जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में चेंज होगा. ठीक है. अब सिमिलरली शैल जो है वो भी किस में चेंज होता है? 99% ऑफ द टाइम्स
वुड में चेंज होता है, शुड में नहीं। बिकॉज अगर हम शुड के साथ कोई सेंटेंस लिखते हैं उसका मतलब है ऐसा होना चाहिए या करना चाहिए। इट साउंड्स लाइक एन ऑब्लिगेशन कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है। अब जब मैंने ये सेंटेंस लिखा शैल के साथ, ही सेड टू मी आई शैल गो टुमारो, कि मैं कल जाऊंगा, ठीक, यही कहना चाहता है। तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच पे चेंज करेंगे तो वो क्या बनेगा, ही टोल्ड मी दैट, आई ही में चेंज हो गया ना, क्योंकि वो अपने लिए बोल रहा है, तो ही में चेंज हो गया। शैल किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा, शुड में नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर हम शुड लिखते हैं, शुड लिखेंगे तो क्या बन जाएगा कि उसको कल जाना चाहिए, जबकि हम क्या कहना चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि कल मैं जाऊंगा। डिफरेंस है ना दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में, इसलिए हम किसके साथ लिखेंगे, वुड के साथ लिखेंगे, ना कि शुड। तो जो शैल है वो 99% ऑफ द टाइम्स किस में चेंज होता है, वुड में चेंज होता है, ना कि शुड में। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लिखो। ये सफिशिएंट है इसके एग्जांपल्स, और शुड वी राइट मोर? ओके, नेक्स्ट लिखो सेकंड सिचुएशन जहां पे हम शैल यूज करते हैं, सॉरी वुड यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस willingness, to express willingness, intention, to express willingness, intention, determination, और probability। probability क्या होता है, अगेन possibility ना, possibility के लिए का synonym है probability। for example, I would do that for you, I would do that for you। now here जब हम बोल रहे हैं I would do that for you, ये क्या शो कर रहा है, this shows my willingness कि I am willing to do that for you। next, he would be at home now, he would be at home now। he would be at home now, तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि अभी कहाँ पे होगा, वो भी घर पे होगा। so this talks about probability, ठीक। ओके, नेक्स्ट, I would give up smoking, I would give up smoking। this shows determination कि I am determined to give up smoking। clear? okay, तो जैसे मैंने पहले बताया, नॉर्मल सेंटेंसेस जो ओवरलैपिंग सिचुएशंस वाले, दे वोंट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। आपको कौन से आएंगे जहां पे डेफिनेटली पता है कि यही पर्टिकुलर मॉडल आ सकता है और कोई नहीं, वो वाले सेंटेंसेस एरर के फॉर्म में आए, ठीक। ओके, थर्ड सिचुएशन, टू एक्सप्रेस अ विश, to express a wish। example, I wish he would stand first। I wish he would stand first। next example, would that हम जब स्टार्टिंग में would that यूज करते हैं उसका मतलब होता है काश, ठीक है। would that I were a king, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जो इस स्ट्रक्चर का होता है, जो would that से स्टार्ट होता है। would that I were a king, एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब काश मैं राजा होता। इफ यू रिमेम्बर, जब हमने टेंसेस का टॉपिक जिन्होंने किया है उनको याद होगा कि जब हमने टेंसेस किए थे हमने लिखा था कि अगर किसी सेंटेंस में हम कोई विश एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे फिर हम क्या यूज करते हैं, हमने लिखा था आई विश आई वर अ किंग, आई विश आई वर अ चाइल्ड अगेन।
तो वहां पे हमने विश क्योंकि यूज किया, तो हमने क्या यूज किया, वर। सिमिलरली वुड दैट भी क्या एक्सप्रेस कर रहा है, हमारी विश ही एक्सप्रेस कर रहा है ना, ये हमारी तमन्ना है या हमारी विश है। तो ये काश, मतलब इसका हिंदी में मतलब है काश। तो अगेन विश एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे भी क्या यूज किया, ठीक है। तो वुड दैट जहां पे आप यूज करोगे, वहां पे आपने सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है, वर यूज करना है, और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। लास्ट में आप क्या लगाओगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट लिखो। अब इसमें अगर आपको याद हो, हमने कंडीशनल सेंटेंसेस में एक सेंटेंस किया था, इफ आई वर अ बर्ड, तो उसमें हमने क्या यूज किया था, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। हमने कौन सा मॉडल यूज किया था फिर वहां पे, वुड, ठीक है। तो वो भी क्या शो कर रहा है, विश शो कर रहा है ना। तो ये एग्जाम्पल भी लिख लो, इफ आई वर अ बर्ड। वैसे ये हम आगे भी लिखेंगे, आगे सिचुएशंस जहाँ पे हम कंडीशनल सेंटेंसेस के अलग से बनाएंगे। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो ये इसको हम इमेजिनरी क्लॉज भी कह देते हैं इसमें। हाँ जी, इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें कौन सा है आप बताओ। इफ आई वर अ बर्ड, अकेला नहीं ना कंप्लीट, दिस इज व्हाट, अ डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट नहीं। इफ आई वर अ बर्ड देन व्हाट। लेकिन अगर हम खाली इतना बोले आई वुड फ्लाई इन द स्काई, उसकी सेंस बनती है, सेंटेंस कंप्लीट है। तो द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज कंप्लीट इन इटसेल्फ इज द मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉज जिसको बोलते हैं। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, और ये हमारा डिपेंडेंट या इफ क्लॉज है, ठीक। अब हम इसको किसके साथ लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, वर्ड के साथ, विच शोज समथिंग इमेजिनरी इज हैपनिंग, और वी आर विशिंग अपॉन समथिंग। इफ आई वर अ बर्ड, बन तो नहीं ना सकते, कोई बन सकते हैं हम, आज दिल करे पंछी बनने का, कल दिल करेगा कुछ और बनने का, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सो दिस इज व्हाट, एन इमेजिनरी सिचुएशन, इफ आई वर अ बर्ड। तो उस सिचुएशन में जहां पे हम कुछ इमेजिनरी एक्सप्रेस कर रहे हैं, विश एक्सप्रेस कर रहे हैं, वहां पे हम क्या लिखते हैं फिर, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक। हम इसको कंडीशनल सेंटेंसेस के भी एक पार्ट में लिखेंगे, जब वो डिस्कस करेंगे, आई लेट यू नो। अभी फिलहाल इतना पार्ट सभी को क्लियर है, ओके। आगे लिखो, टू एक्सप्रेस अ डिजायर, टू एक्सप्रेस अ डिजायर, example, I would like to have a glass of water, I would like to have a glass of water. तो जनरली जब हम अपनी डिजायर एक्सप्रेस करते हैं ना, तो हम ऐसे ही लिखते हैं, आई वुड लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स, हम ऐसे लिखते हैं, वुड के साथ ही जनरली लिखा जाता है। नेक्स्ट सिचुएशन, टू एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस, टू एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस क्या होता है, जब हम किसी एक चीज को दूसरी से ज्यादा पसंद करते हैं, है ना, तो हम उसको प्रेफर करते हैं, तो वो हमारी प्रेफरेंस होती है। एग्जाम्पल, आई वुड रादर डाई, आई वुड रादर डाई than beg, मतलब भीख मांगने से मैं मरना पसंद करूंगा। सो दैट शोज माई प्रेफरेंस। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, वुड, आई वुड रादर डाई दैन बेग। तो रादर जहाँ पे हम यूज करते हैं प्रेफरेंस शो करने के लिए, वहां पे फिर हम क्या यूज करते हैं, दैन।
देन नहीं लिख देना यहाँ पे, देन का तो मतलब ही चेंज हो जाएगा, पहले मैं मरूंगा फिर उसके बाद भीख मांगूंगा, देन का तो मतलब यही होता है ना, बाद में जो उसके बाद हुआ, ठीक है, वो मीनिंग चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट, used in conditional sentences, used in conditional sentences, इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका पॉइंट। अब जो प्रेफरेंस वाला है वो भी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम वुड के साथ ही लिखते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम वी मेक यूज ऑफ वुड while expressing a preference, ठीक, ओके। कमिंग बैक टू कंडीशनल सेंटेंसेस, हमने डिस्कस किया था जब हमने कंडीशनल सेंटेंसेस किए थे, तीन मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस, इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक, कहीं पे भी इफ क्लॉज फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस कि अगर आपका इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होता है तो मेन क्लॉज किस में होता है, फ्यूचर में, या फ्यूचर की जगह कोई और मॉडल भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक, इतना पार्ट सभी को क्लियर है। अब अगर आपका इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में होता है, सिंपल पास्ट टेंस यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो अगर आपके पास इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में, इफ क्लॉज सभी को समझ आ गया है क्या होता है, इफ क्लॉज वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट है, जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, जिसमें हमने कोई शर्त रखी है। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंडीशन का मतलब क्या होता है, शर्त, कि जिसमें कोई शर्त सूचक शब्द यानी कंडीशनल वर्ड, इफ जैसे आ गया, व्हेन आ गया, अनलेस या अनटिल हो गया, एज सून एज हो गया, ये सारे क्या है, कंडीशनल वर्ड्स हैं, कंजंक्शंस होती है जो कि एक्ट कर रही है, जो कि काम कर रही है कंडीशन बताने का, वो होते हैं हमारे कंडीशनल वर्ड्स। तो इफ क्लॉज में आता है हमारा कंडीशनल वर्ड, इफ क्लॉज अगर सिंपल पास्ट में हो तो मेन क्लॉज हम कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। ये स्ट्रक्चर आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है, ये सभी को याद होने चाहिए, मैं हमेशा आपको ये याद कराती रहती हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लर्न। अगर आप ये याद रखोगे तभी आपके मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस हो पाएंगे, अदरवाइज आपको एरर का पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमने लिखा है अगर आपका इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में होता है तो मेन क्लॉज में हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल, क्या चीज, जो वुड होता है या कोई भी मॉडल होता है उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, कभी भी सेकंड नहीं आ सकता। इसमें हमारा इफ क्लॉज ही पास्ट में है, इसमें इफ क्लॉज अगर पास्ट में होता है, अब जैसे अगर हमारा इफ क्लॉज प्रेजेंट में था, जैसे इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, अगर बारिश होती है, कॉमा द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, वहां पे हमने क्या यूज किया, विल रिमेन, हमने सिंपल फ्यूचर टेंस विल के साथ लिखा विल रिमेन। अगर हम ये लिखते इफ इट रेन्ड, इफ इट रेन्ड, नाउ रेन्ड इज व्हाट, सिंपल पास्ट टेंस, तो वहां पे फिर हम क्या लिखेंगे, द स्कूल वुड रिमेन क्लोज्ड, ठीक है। तो वहां पे फिर हम विल रिमेन नहीं लिखेंगे बिकॉज हमारा वो इफ क्लॉज पास्ट में है ना कि प्रेजेंट, तो सारा कुछ फिर चेंज हो जाता है, ठीक। इज इट क्लियर टू एवरीवन, दीज स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बेस होता है, जो आपके टेंसेस होते हैं, ये टेंसेस से रिलेटेड हो गया ना, टेंसेस का ही एक्सटेंशन होता है कंडीशनल सेंटेंसेस, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि अगर एक क्लॉज में ये स्ट्रक्चर है तो दूसरे क्लॉज में कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर होने चाहिए आपके स्ट्रक्चर्स, ये क्योंकि आपका बेस है। अगर आपने लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज करनी है, उसमें आपको अगर सेंटेंस बनाना ही नहीं आता तो आप वो लैंग्वेज को ना लिख सकते हो ना ही उसको
बोल सकते हो। पढ़ तो आप लोगे, पढ़ के इंटरप्रेट करना भी तभी हो सकता है अगर आपकी रीडिंग अच्छी है। बाय रीडिंग ये नहीं कि स्पीड फराटेदार बोल रहे हो, वो नहीं, रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब होता है? अंडरस्टैंडिंग, कि आपको साथ साथ समझ भी आ रहा है। ठीक, ये नहीं जैसे रट्टा, जैसे हम रट्टे मारते हैं, एक लाइन बोल दी, पहले बचपन में ऐसे लर्न करते थे, समझ ही नहीं आते थे, हम ऐसे ही बोलते रहते थे। बट अब हम क्या करते हैं, हमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जो होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि आपको क्या समझ आई है पढ़ के, अकॉर्डिंगली आप उसका आंसर देते हो अपनी समझ के अनुसार। ठीक है, तो वैसे ही ये जो टेंसेस से रिलेटेड जितने भी आपके सेंटेंसेस होंगे बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, बिकॉज ये ही तो मेन टेस्ट करना है उन्होंने। लैंग्वेज को टेस्ट टेंसेस के थ्रू, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के थ्रू बहुत इजीली किया जा सकता है। वोकैबुलरी तो है ही है कि आपको कितनी समझ आई है वर्ड से। ठीक एक ये है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस में क्लॉज। एक है अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, सिंपल पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में हो, पास्ट परफेक्ट का मतलब कौन सा टेंस का, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस का कौन सा स्ट्रक्चर होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो मेन क्लॉज हम कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आया, यहाँ पे भी क्या आया? वुड आया है। इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था कि किसी भी मॉडल के साथ विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सीधा नहीं आ सकता, डायरेक्टली नहीं आ सकता। आपको क्या लगाना पड़ेगा? कोई हेल्पिंग वर्ब और लगाना पड़ेगा, चाहे बीई, चाहे हैव, चाहे हैव बी। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि वुड के साथ अगर नॉर्मल वुड है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, अगर थर्ड फॉर्म आना है तो मुझे हैव, बीई या हैव बीन लगाना पड़ेगा। बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्लॉज, इस क्लॉज में वुड हैव थर्ड फॉर्म ही आएगा, ये याद रखिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखो। इफ आई हैड सीन यू, इफ आई हैड seen you, comma, I would have stopped my car. If I had seen you, I would have stopped my car. I would have stopped my car. तो if I had seen you, had seen कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। दूसरे क्लॉज में, मेन क्लॉज में मैंने क्या यूज किया? would have third form. Is it clear? Okay. So we'll end the topic here only. Rest of it we'll continue in our next class. Make sure you go through this topic at home as well. आज जाके आप एक बार देख लेना, कोई डाउट है नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, ओके।